यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो इनफेक्टिव हो गई है। वीटो का जो मामला है वो भी एक ज़रिए बहस आता रहा। तो भारत ला सकता है कि इसको इफेक्टिव बनाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए तो भारत का क्लेम कोई बिल्कुल अनजस्टिफाइड नहीं है। पाकिस्तान में कौन है जिसने अब हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया है? The Canadians are very angry, very very angry, and Indians के साथ Indians ने बड़ी ज्यादती की है वहाँ, using Canadian soil. मगर you see they were doing it in Canada, they were doing it in America, they were doing it in the UK. लेकिन देखिए सभी देशों ने हमारा समर्थन किया है क्योंकि हमारी बात, हमारी संवाद प्रक्रिया, हमारी लोकतांत्रिक ढांचा, हमारी पोटेंशियलिटी, हमारी मार्केट, सबने कंपेल किया कि नहीं भारत के साथ बेहतर रिलेशन बनाए। वो मंच है जो हमारे नेगोशिएशन पावर को, हमारी वास्तविक जो पक्ष है उसे उस मंच पर रखने की एक तरह से अवसर देता है, मौका देता है। वास्तव आप बताइए कि इसके क्या चांसेस हैं? क्या वाकई इंडिया की जो ये कोशिश है गिवन द सर्कमस्टांसेस इसकी कोई गुंजाइश निकलती है इंडिया को एक परमानेंट मेंबरशिप जो है सिक्योरिटी काउंसिल में मिलने की? देखिए एक पर्सपेक्टिव से तो उनका जो क्लेम है वो बनता है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, इकोनॉमिकली भी मतलब एज कंपेयर टू मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज इट इज डूइंग वेल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए तो भारत का क्लेम कोई बिल्कुल अनजस्टिफाइड नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो इनफेक्टिव हो गई है। वीटो का जो मामला है वो भी एक ज़रिए बहस आता रहा। तो भारत क्या ला सकता है कि इसको इफेक्टिव बनाए? तो ये पाकिस्तान में कौन है जिसने अब हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया है? थोड़ी सी मैं आपकी मदद कर दूं इस हवाले से। वो कौन है जिसके ऊपर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे हमले का इल्ज़ाम था? वो कौन था जिसके ऊपर मुंबई की दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था जब सरदारी हुकूमत ताल्लुकात को बेहतर करना चाहती थी? सोचने की बात है कि वो कौन सी ताकत है पाकिस्तान के अंदर जिसने अब हिंदुस्तान की हेजेमनी को और हिंदुस्तान की ताकत को एक रिक्वायरमेंट के तौर पर बिल आखिर उन्होंने उसे तस्लीम कर लिया है और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। यानी एक सरेंडर वो था जहां जनरल नियाजी ने 16 दिसंबर 1971 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर था उसके ऊपर सिग्नेचर किए। दूसरा वो सरेंडर था जो 2021 और 2022 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने सरेंडर के ऊपर सिग्नेचर किए, जिसके पार्ट एंड पार्सल के तौर पे पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। बिकॉज बेसिकली तो उनको मालूम है ना कि शरीफ ब्रदर्स जो हैं, ये जो नून लीग है, दैट इज फॉर पीस विद इंडिया, फॉर नॉर्मलाइजेशन, और इन्होंने पहले भी कोशिश की और इनकी अब भी कोशिश है। तो दे गिव बेनिफिट ऑफ द डाउट टू मियां नवाज शरीफ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि द ऑलिव ग्रीन टाई कुड हैव बीन अ स्मॉल जेस्चर ऑफ नॉट कंसिलिएशन बट ऑफ सॉफ्टनिंग। ओके, ऑलिव ब्रांच कह सकते हैं। आई थिंक यू आर राइट। बाकी अब ऑलिव ब्रांच जब अब आप समझते हैं कि कनाडा वाली बात जो है वहां कोई टाइयां वाइयां नहीं मिल रही। मैं आपको बता दूं द कैनेडियंस आर वेरी एंग्री, वेरी वेरी एंग्री, एंड इंडियंस के साथ इंडियंस ने बड़ी ज्यादती की है वहाँ, using Canadian soil. मगर you see they were doing it in Canada, they were doing it in America, they were doing it in the UK. और ये अजीत दोवल साहब की ये पॉलिसी रही है और उन्होंने पाकिस्तान में भी ये किया, रोक दिया था। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अब ये जो डायनामिक अनलीश हो रहा है इसका, और क्या हिंदुस्तान की वो यूनियन गवर्नमेंट हिंदुस्तान की जो हमेशा ये इसरार करती रही कि हम पाकिस्तान में एक जर्नल कंट्रोल या मिलिट्री कंट्रोल पाकिस्तान जो है उसके साथ हम डील नहीं करेंगे, हमें एक जेन्युइन सिविलियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, वो इस जाली हुकूमत के साथ जो एक इलीगल हुकूमत है पाकिस्तान में, शरीफ जरदारी का टोला है, इसके साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ा पाएंगे? बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगर ऐसा होगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, जिन्हें इन रीजनल सिचुएशन और डायनामिक्स के 2018, 19, 20, 21 में समझ ही नहीं आई, जिसकी कि उनको कीमत अदा करनी पड़ी, अब वो इन तमाम डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं? इस पर इमोशनल रिएक्शन करने का अब कोई मुकाम बचा नहीं है, इसकी कोई स्पेस नहीं है, बिकॉज इस डायनामिक ने अब इसी डायरेक्शन के ऊपर चलना है। अपनी जरूरतें, अपनी बातें रखने के लिए आप देखिए यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में हमें परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, हमें सारे देशों के समर्थन की जरूरत है। एससीओ के द्वारा चाइना जो करेगा आपको पता है, लेकिन देखिए सभी देशों ने हमारा समर्थन किया है क्योंकि हमारी बात, हमारी संवाद प्रक्रिया, हमारी लोकतांत्रिक ढांचा, हमारी पोटेंशियलिटी, हमारी मार्केट, सबने कंपेल किया कि नहीं भारत के साथ बेहतर रिलेशन बनाया। ठीक है ना? अब जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वायरस है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान भारत के साथ चला गया,
चाइना कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो प्रभुत्व में है। सबसे एससीओ का जो प्रभावी मेंबर है वो चीन है और रूस है, जो आपने प्रश्न किया। लेकिन भारत अगर वहां नहीं होगा तो भारत के बारे में, भारत को जैसे मैंने वो कहा था कि मेन्यू में होने से अच्छा टेबल पे रहो। अब वार्ताओं में होंगे आप अपनी बात रख पाएंगे, अपनी जो चिंताएं हैं वो व्यक्त कर पाएंगे। और अपने बड़े साहब देखिए, एस जयशंकर साहब ने क्या कहा, खुले मंच से कहा, माइक भले ही खराब हो, मौका मिला तो उन्होंने कहा कि जब हम बात करते हैं तो किसी देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता का भी सम्मान करना चाहिए, जो एससीओ के चार्टर में है। आप बीआरआई लेकर आ रहे हैं, उस बीआरआई का एक ब्रांच है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जो सिपेक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, वो लगभग 200 किलोमीटर जो है पीओके से होकर गुजरता है। पीओके में अगर हमने बीआरआई की मान्यता दे दी तो हमने एक तरह से कश्मीर अपना नहीं माना। पूरा का पूरा कश्मीर है। संसद में प्रस्ताव पारित है हमारे, बड़े खुलेआम शब्दों में हमने मना किया कि अगर हम बीआरआई का विरोध नहीं कर रहे हैं भाई, तुम बढ़ो ना आगे, चाइना से हम कहते हैं, लेकिन भारतीय संप्रभुता का तो सम्मान करो। और बहुत क्लियर कट उन्होंने कहा। बाकी सारे देश उसमें, देखिए इंडिया के अलावा लगभग सारे देश उसके मेंबर हैं बीआरआई के। तो चाइना के प्रभुत्व को उसी के सामने बैठकर अगर मंच पे कहना है तो इससे अच्छा फोरम क्या हो सकता था। इसीलिए हमें यहां बने रहने की जरूरत है। एक बात और जो मैंने कहा कि इन सारे जो अभी की जियो पॉलिटिक्स फिर से देखिए, रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं। रशिया यूक्रेन की टकराहट में जो पश्चिमी शक्तियां वो यूक्रेन की तरफ है। ये सारे जो आप देश देख रहे होंगे सब रशिया के साथ सिंपैथेटिक रहते हैं। तो यहां पर फिर वही बात है कि ब्लॉक बड़े स्पष्ट हैं, इजराइल के साथ पश्चिमी गुट हैं और बाकी जो इधर वाले हैं। केवल एक देश जो ब्रॉडर रियलिज्म की नीति को अपनाते हुए बढ़ता है और कहता है कि भैया हमारी पहले की गुट निरपेक्षता जो थी, नॉन अलाइनमेंट था, हम गुटों से दूरी रखते थे, बराबर दूरी रखते थे। अब हम गुटों में परस्पर नजदीकियां रखेंगे, बराबर की नजदीकियां रखेंगे। अमेरिका में हुई संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के बाद यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर बात और जोर पकड़ चुकी। व्हाइट हाउस समेत लगभग सभी स्थायी सदस्य चाहते हैं कि गुट में भारत भी पक्की तौर पर शामिल हो जाए। इसमें एक दिक्कत यह है कि परमानेंट सदस्यों में से एक चीन लगातार इस पर वीटो लगाता रहा। लेकिन अगर वो मान भी जाए तब भी रास्ते में कई रोड़े हैं, जैसे यूनाइटेड ऑफ कॉन्सेंसस। ये 50 से ज्यादा देशों का वो संगठन है जिसका काम ही है विरोध करना। यूएन के कई सब ग्रुप है, इसमें से एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो यूएन के सबसे पावरफुल शाखा है। इस काउंसिल में 15 सदस्य की जगह है और यूएनएससी की मेंबरशिप 2 तरह की होती है, स्थायी और अस्थायी। 5 ही देश इसके परमानेंट सदस्य है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। इसके अलावा 10 ऐसे देश सदस्य होते हैं जो हर 2 साल में बदल जाते हैं। भारत लंबे समय से यूएनएससी के लिए जोर लगाता रहा। भारत को अगर ये जगह मिल जाए तो ग्लोबल स्तर पर उसे कई कूटनीतिक फायदा हो सकते हैं। साथ ही वीटो पावर आने से वो इंटरनेशनल फैसले में सीधा दखल दे सकता है। अंदरूनी आतंकवाद जिसमें पाकिस्तान या दूसरे पड़ोसी देश का हाथ है, उसे डील करने के लिए देश के पास ज्यादा ताकत आ जाएगी।